अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में क्या गेम होता है पता है? थर्ड चैप्टर का पहले नाम देखते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सारी कहानी हो जाती है ना स्टार्ट यहाँ से, ये जब टू वेरिएबल नाम आता है। जब तक वन आता था हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। होती थी क्या? बिल्कुल नहीं होती थी। जैसे मैं आपसे पूछूं x+10, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, आप बहुत आसानी से निकाल देते थे। कैसे निकालते थे? -10, ये हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं थी वन वेरिएबल में। सारी कहानी बन गई कि टू वेरिएबल आ गया। जैसे टू वेरिएबल आया, मान लो बाद आपका 3x+6y+10 = 0। इस टाइप में आने लगे, दो वेरिएबल आने लगे और नंबर भी आने लगे। अब बताओ सॉल्व करके। देखो दो वेरिएबल पहले एक आता था, अब दो आ गए, नंबर तो आ ही गया। अब सॉल्व करो। अब आसान नहीं है। अब हम कहें कि हम सब पहले जैसा करते थे वैसा कर दें, तो उससे क्या, इससे कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? आंसर आया क्या? कोई फिक्स एक्स और वाई की वैल्यू आई क्या? नहीं आई। और क्या कर सकते हैं? इसको हम बट्टे में कर सकते हैं, लेकिन इससे हम ये सब करने से भी आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे। आप देख रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे। तो इसी इसलिए इस चैप्टर का नाम ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल आएंगे तो पेयर में लाइन आएंगी, मतलब दो लाइन आएंगी। ठीक है, दो आपको इक्वेशन देंगे तब आप सॉल्व कर पाओगे। एक में अकेले में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। उनको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे तो होंगे नहीं, तो हम दो मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और एक मेथड और करेंगे 3.1 में, वो ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तीनों मेथड से हमारे आंसर सेम आएंगे। कोई किसी बच्चे को जो अच्छी लगे, पेपर में अगर लिख कर नहीं आया कि इस मेथड से करो, तो आपको जो अच्छी लगती है आप उससे करेंगे। कौन सी अच्छी है? दोनों अच्छी हैं, तीनों अच्छी हैं। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। इसके पहले जो सेकंड चैप्टर था उसमें जो इक्वेशन आती थी उसमें वन ही वेरिएबल रहता था। आपने देखा होगा कि एक्स आता था तो एक्स ही आता था, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा रहता था? जैसे आपने ये वाले क्वेश्चन करे हो, इस टाइप के क्वेश्चन करे थे, ये सॉल्व हो जाते थे। फैक्टर हम करते थे, हमें आंसर मिल जाता था। तो पर यहाँ पे इंग्लिश का एक ही वर्ड रहता था, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि दो अंग्रेजी के अक्षर आते हैं और एक साथ आते हैं, तो अब हमें सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो देखो, पर वो आएंगे तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो लोग कहते हैं कि वो इस टाइप में आएंगी, ax+b+by+c = 0। दो लाइन आएंगी तो दोनों की इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, हम इनको अलग अलग करने के लिए, हमारी जिसमें पहचान हो सके, हम क्या करते हैं, पहले वाले को a1, इसको b1, इसको c1, इसको a2, इसको b2 और इसको c2 नाम दे देते हैं। ठीक, जिसमें हमें पहचानने में आसानी हो। तो हमने ये कर दिया। जहां पर ए बी सी में क्या लिखेंगे? नंबर लिखेंगे। एक्स और वाई की जगह पे कोई भी इंग्लिश के अक्षर आ सकते हैं, शर्त यह है कि दोनों अलग अलग होंगे, तब हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब जब ये दो इक्वेशन बनेंगी तो दोनों इक्वेशन एक लाइन बनाएंगी। हर एक इक्वेशन एक लाइन बनाती है। आप एक्स की वैल्यू कुछ रखोगे, वाई की वैल्यू कुछ आएगी, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। एक्स की वैल्यू आप कुछ रखोगे, वाई की वैल्यू कुछ आएगी, ग्राफ बनेगा, ग्राफ में लाइन बनेगी। ठीक है, तो लाइन, दो लाइन किस तरीके से बन सकती है पहले मेरे को ये बताओ। चलो, दो लाइन किस किस तरीके से बन सकती है? मैं आपको कहूँ कि चलो आपके पास, आपको मैं एक चांस देता हूँ कि चलो दो लाइन बनाओ। आप दो लाइन, हो सकता है कि आप दो लाइन ऐसे बना दो। ठीक है, हो सकता है कि कोई दो लाइन क्या करे, यहाँ से निकाले और एक कोई कहे कि हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, दो लाइन ऐसी बन सकती हैं, कभी ना कभी तो आपस में मिलेंगी। किसी भी तरीके से आप बनाओ, अगर आप पैरेलल लाइन नहीं बना रहे और उसके अलावा कोई लाइन बना रहे हो, तो वो कभी ना कभी आपस में मिलेंगी। अगर आप हाँ ऐसी बना रहे हो, पैरेलल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो ऐसी भी हो, तो देखो अगर आप ये सीधी होगी तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी। दोनों अगर ऐसी आ रही हैं, ऐसी आ रही हैं, तो आगे मिलेंगी या पहले मिली हुई होंगी। जहां पे मिलेंगी तो वो कौन सी लाइन कहलाएंगी? एक जगह पे मिलेंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन और क्या बना सकते हो आप? तीसरी और हम किस तरीके से बना सकते हैं? हम एक के ऊपर एक और लाइन बना सकते हैं, सेम उसी जगह पे, बिल्कुल एक के ऊपर एक लाइन बना लें। एक लाइन खींचे, उसी के ऊपर एक और लाइन बना लें। तो हम दो लाइन अगर हम बनाएंगे तो तीन कंडीशन के अलावा चौथी कंडीशन नहीं बन सकती। ठीक है, तो पहली कंडीशन में इसको हम कौन सी लाइन कहते हैं? पैरेलल लाइन। ठीक है, ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन, ये हो गई हमारी कोइंसिडेंट लाइन, ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ गए आप कि ये तीनों लाइन अलग अलग हो गई। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कहते ये हैं ये लोग कि जब टच होंगी ना लाइन, तब हमें वहां पे आंसर मिलेगा, जहां पे भी टच होगी वहां आंसर मिलेगा। तो हम तीनों कंडीशन में ना सिर्फ एक एक जगह बस आंसर निकाल पाएंगे। ये अच्छी बात है कि हम तीनों जगह पे हमें आंसर नहीं निकालना, क्योंकि निकाल ही नहीं पाएंगे। देखो, ये कहते क्या है कि अगर लाइन कहीं पे भी एक जगह मिलेगी तो हमको आंसर मिलेगा, क्योंकि एक ही आंसर होगा। ऐसा तो है नहीं मैथ्स में दो आंसर हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर हम इसकी बात करें, देखो इसमें कहाँ है, एक जगह पे टच हो गया तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका कितने आंसर मिलेंगे इसमें?
इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें यूनिक आंसर मिलेगा, एक आंसर मिलेगा क्योंकि एक जगह टच हो रही है। ठीक है, अब पैरेलल लाइन में कहीं कहीं टच हो ही नहीं रही है, कहीं टच होती नहीं। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन तो यही होती है कि दो लाइन कभी आपस में टच नहीं होती, तो इसमें पैरेलल लाइन में कितने आंसर मिलेंगे? 0। ठीक है, थर्ड वाली पॉइंट क्या हो रहा है, ये एक के ऊपर एक है, जो कितनी जगह में टच हो रही है? ये तो पूरी जगह में टच हो रही है, इनफाइनाइट जगह पे टच हो रही है, क्योंकि उसी के ऊपर लाइन है तो पूरे पॉइंट में टच हो रही है। ठीक है, तो इसके कितने आंसर मिलेंगे हमें? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, इसलिए हम ये तीनों के अलग अलग आंसर लिखते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, देखो ये लाइन भी ABC इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके ABC कैसे रहेंगे अगर हम इनको सॉल्व करेंगे? तो A1 B1 C1 और यहाँ पे रहेगा A2 B2 C2। इनके बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन हो सकता है। देखो जैसे इसके बारे में तो आप बता पाएंगे, सेम लाइन उसी के ऊपर सेम लाइन, तो आप क्या बोलोगे, क्या रिलेशन बनेगा? A1/A2 बराबर होगा सर B1/B2 और C1/C2, तीनों बराबर होंगे। ये कंडीशन होगी इसकी कोइंसिडेंट लाइन की, जहां पे हमें ढेर सारे आंसर मिल रहे हैं इनफाइनाइट। तो क्या हम इनफाइनाइट आंसर निकाल पाएंगे? पागल है क्या, बैठ के निकालते रहेंगे क्या? पेपर आएगा 3 घंटे का है, वो तो हम 3 जन्म भी निकालेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे नहीं, इसमें हम सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि मिलेगा नहीं आंसर। हम निकालने की पूरी कोशिश कर लेंगे, जिंदगी भर भी निकालते रहेंगे तो भी हमें आंसर मिलेगा नहीं, तो कोई बात नहीं है। अच्छा इसमें मिलेगा एक आंसर, तो हमें सिर्फ सॉल्व कहाँ पे करते हैं? जब होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, वहां पे हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, ये तो आपको कंडीशन समझ में आ गई इसकी कोइंसिडेंट लाइन की, कि भाई तीनों इक्वल होंगे क्योंकि सेम है। A1 भी वही रहेगा, A2 भी जहाँ है, जहाँ A1 रहेगा, जहाँ B1 है वहाँ B2 रहेगा, जहाँ C1 है वहाँ C2 रहेगा, क्योंकि लाइन एक सी है दोनों। पर यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन में देखो इनके बीच का डिफरेंस तो इक्वल होगा हमेशा, पर हो सकता है कि एक लाइन बड़ी हो और एक लाइन छोटी हो। पैरेलल लाइन में ऐसा तो बोला नहीं गया, दोनों साथ साथ चलेंगे ये बोला गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक लाइन बड़ी छोटी हो सकती। तो ये हमें नहीं पता क्या है, हमने तो जहां तक देखा हम तो वहां तक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए A1/A2 बराबर होगा, भाई बीच का डिफरेंस तो बराबर है, अगला नहीं पता। अच्छा अब चलते हैं इसमें, ये यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे तो सीधे A1/A2 बराबर, जहां पे नहीं मिलेगा आपको B1/B2, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कहीं पे सॉल्व नहीं करेंगे। ये तीनों कंडीशन हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये एक और वर्ड आता है इसमें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। ठीक है, देखो इस वीडियो को देखने के बाद जब हम एक्सरसाइज करने जाएंगे ना, आप भी करेंगे ना, तो आपको बहुत हद तक, जैसे अभी थोड़ी टफ लग रही होगी तो आसान लगने लगेगी। इसको पहले क्योंकि हम इसमें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम करते क्या है, इस चैप्टर में हमको करना क्या है वो तो पहले पता हो। अगर हम ये देखेंगे तो हमें, देखो सवाल तो वैसे भी समझ में आएंगे, लेकिन इसको देखने के बाद सवाल थोड़ा इजी लगने लगेंगे, ठीक, आपको मेहनत कम लगेगी, तो इसलिए इसको देखने से ये फायदा होगा। अब हम चलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि मैं जैसा अभी हूँ मैं बाद में भी वैसे ही रहूंगा, सेम रहूंगा। तो देखो जैसे ये यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है। ये भी देखो नॉट इक्वल है, ये भी कंसिस्टेंट है। देखो ये क्या हुआ, पहले इक्वल हो गया और फिर नॉट इक्वल, ऐसा थोड़ी होता है। आप चेंज कैसे हो गए? चेंज हो गए मतलब आप इनकंसिस्टेंट हैं, पढ़ रहे थे फिर बंद कर दी पढ़ाई करना, ऐसा नहीं, पढ़ रहे थे आज ही पढ़ रहे हैं, कल भी पढ़ रहे थे तो पढ़ते रहेंगे, तो वो कंसिस्टेंट है आप। और ये आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, बहाना बता दिए, तो इनकंसिस्टेंट। तो सिर्फ एक कंडीशन पे इनकंसिस्टेंट आता है, बाकी दो में कंसिस्टेंट आता है, जहां पे भी आपको सीधा सीधा बिल्कुल सेम बदलेगा नहीं। जहाँ इक्वल टू है तो इसमें भी इक्वल टू ही रहेगा, तो कंसिस्टेंट। नॉट इक्वल टू है तो बदला ही नहीं कुछ, तो नॉन कंसिस्टेंट है। ये यहाँ पे इक्वल टू है, आगे जाके नॉट इक्वल टू है, इनकंसिस्टेंट, खत्म बात। ठीक है, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन को की करके कि कैसे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं, हम पहचान कैसे पाएंगे। मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन, जैसे कोई भी हम रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये हम एक रैंडम क्वेश्चन अपना उठाते हैं, इसका देखते हैं कि ये कौन सी लाइन है, ये किस टाइप की लाइन है, हम देखते हैं, ठीक है। देखो A1 की वैल्यू क्या है? 9, A2 की वैल्यू क्या है? 18 बराबर, A1 की वैल्यू क्या है? 3, A2 की वैल्यू क्या है? 6, A1 की वैल्यू क्या है? 12, A2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू क्या है? 24। ऐसे करते हैं ना हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्व करके, इसको सॉल्व करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए मतलब कि ये बन गया हमारी, ये कौन सी लाइन है हमारी? कोइंसिडेंट लाइन है, तीनों बराबर है। सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा।
बात यहाँ तक समझ में आ गई? ये सब आप छोटे छोटे जो वर्ड इसमें आ रहे हैं आप वो वर्डों को समझ जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, अब इसके बाद इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समझने के आसान है, आप 2 बार हो सकता है आपको ये वीडियो देखना पड़े, लेकिन आप इसको अच्छे से देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि हम इसमें करते क्या है। अच्छा हाँ, अब हम आते हैं मेथड के ऊपर, सॉल्व करने की मेथड क्या है। एक तो ग्राफिकल मेथड है, जब हम 3.1 करेंगे तो उसमें हम उसको सॉल्व करके देख लेंगे। 3.2 3.3 में हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ता है और एलिमिनेशन मेथड। बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं, मैं बोलता हूँ कि चेक करता हूँ कॉपी, मैं कहता हूँ तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है, देखो उसका आंसर इतना आ रहा है। कहते हैं सर आप तो पागल हो गए हो। मतलब क्यों सर? उसने एलिमिनेशन मेथड से किया है, मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया, इसलिए मेरा आंसर अलग है। अजीब बात है। चलो देखते हैं, सवाल करके देखते हैं। ठीक है, मैं एक सवाल उठाता हूं। चलो एक सवाल मैं देखता हूं इसमें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके हमें आंसर लेके आने हैं। मैं आपको ये भी तरीका बताऊंगी कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, हम उसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, देखो जब हम सब्स्टिट्यूशन से करने जाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से करने में क्या होता है, देखो 2 इक्वेशन है, एक को पहला नाम दे दो, एक को दूसरा नाम दे दो, ये आराम से समझो। ठीक, अब क्या करेंगे, आपके ऊपर है आपको कौन सी इक्वेशन को पहले लेना है। चलो कहेंगे पहले वाले को पहले लेना, तो मैं पहले ले लेता हूँ। ठीक है, या मैं क्या करता हूँ सेकंड वाले को ले लेता हूँ। चलो पहली बार तो आप ले के कर लिए होगे ना, दूसरी वाले को सॉल्व कर लेते हैं। पहले पहले दूसरी वाले को सॉल्व करता हूँ मैं। देखो क्या होगा, x बराबर 4 प्लस वाई, ये हो गया। देखो इसको मैंने सॉल्व करके ये कर दिया। सॉल्व करके मतलब माइनस मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे पर्सनल, तो आपको लगता हो तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो देखो मैंने क्या किया, x यहीं रहेगा, y वहां भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब ये जो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करे ना, ये जो वैल्यू इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। समझ में? देखो पहली बार आप देख रहे होंगे, थोड़ा आपको अजीब लगता होगा कि यार ये कर क्या रहे हैं। देखो 2 इक्वेशन आपको मिलेंगी, आपको बारी बारी से इक्वेशन उठानी है। अगर आपने पहले इसको उठाए हैं तो फिर वैल्यू आप वहां रखेंगे। देखो मैंने पहले इसको उठा लिया तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ले आया, जो भी आई इसको 3 नाम दे दिया। और मैं अब इसको कहाँ लेके जाऊंगा, इसको रखूंगा यहाँ पे उठा के। ठीक है, देखो कैसे, आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, ये दी हुई है। ठीक है, पर आपने एक्स की वैल्यू क्या लेके आए हो, एक्स की वैल्यू आपने लेके आए हो 4 प्लस वाई। थर्ड इक्वेशन में देखो एक्स बराबर क्या है, जहां एक्स वहां हम ये रख सकते हैं प्लस वाई बराबर 14। 4 वाई और वाई कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है, अब 4 को वहां भेज देंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वहां 4 प्लस का था, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, 14 में से 4 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 चला जाएगा वहां, डिवाइड में देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ चलो अभी दिख रहा है, एक लाइन होना जाएगी। तो देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 10/2 क्या हो जाएगा, 5। तो y की वैल्यू आपको मिल गई, y की वैल्यू मिल गई तो अब फादी खत्म हो गई। अब क्या दिक्कत है, देखो इस y की वैल्यू को आपको तीनों जगह जहां पे रखोगे ना वहां से आंसर आएगा x का। ठीक है, पर मैं 3 में रखता हूँ, मेरा पर्सनल मुझे 3 में रखने में अच्छा लगता है, तो मैं y की वैल्यू को उठा के 3 में रख देता हूँ। तो आपको जहां मर्जी ना वहां ला के रखना। y तो आ गया, अब x की तलाश कर रहे हो, अब बिल्कुल अपनी तरफ से फ्री हो, इसमें रखना इसमें रखना इसमें रखना, कहीं पे भी रखना आंसर आएगा। मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो y यहाँ पे रखूंगा 5 तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9। 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखूंगा y बराबर 5 और इसको यहाँ कर दूंगा, माइनस का हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 9। यहाँ पे रखता हूँ, -5 होगा, -5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 होगा, 5 और 4 9, हर जगह से 9 आएगा। सही बस आपने किया हो। देखो मैं थर्ड इक्वेशन ये थी, ये लिख दिया, y की वैल्यू जो थी वो लिख दिया, आंसर आ गया x बराबर 9। x बराबर 9 आया, y बराबर 5 आया, मतलब आंसर ये रहे हैं इसके। ठीक है, ये इसके आंसर आ गए। देखो अभी अभी सिर्फ देखो कि यार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बस सवाल जब आएंगे ना, इसके बाद हम सवाल करेंगे ना, तो आप बिल्कुल प्रो लेवल में हो जाएंगे, उस टाइप से आप सवाल देखेंगे। लेकिन आप पहली बार सोच रहे हैं कि हम पहली बार हैं, बिल्कुल हमसे आपके जैसे बनने लगे, तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत है। पहली बार में कौन सी चीज़ बनने लगती है बताओ, पहली बार तो सब थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, हमें चेक करना। मान लो बात हमने सवाल सॉल्व कर लिया, अभी अभी हमने कौन सी मेथड से किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, जिसमें हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, जिसमें हम इक्वेशन 3 बनाते हैं ना, याद ध्यान रखना वो सब्स्टिट्यूशन है। अब देखो x की जगह पे 9 रखेंगे, y की जगह पे 5 रखेंगे तो क्या आना चाहिए, 14।
9 रखो और 5 रखो, 9 और 5 14, मतलब आपने सही आंसर निकाला। कुछ और निकाले होते तो आंसर नहीं आता। यहाँ पे रख के देखते हैं 9 और y की जगह हम 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा। हाँ सही है, इस तरफ जितना आ रहा है उस तरफ भी उतना आना चाहिए, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, अब हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से? देखो दोनों इक्वेशन है ना, बस वो ये कहते हैं कि आप माइनस कर दो यार, हम लोग को माइनस कर दो, सामने के कोफिशिएंट एक जैसे हैं तो आप उठा के माइनस कर दो, और नहीं है तो हम कर देंगे उनको, नहीं है तो हम कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सवाल देखना आप बहुत आसानी से हम कर देंगे। अभी तो खैर एक सा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है। और ये एलिमिनेशन मेथड बोलती है भाई प्लीज हमें माइनस कर दो बस। तो माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ ये माइनस का, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस का, ये माइनस वाला प्लस में और ये माइनस में। देखो एक एक्स प्लस का है एक माइनस का है, काट दो खत्म। एक प्लस बाई का ये वाले साइन भूल जाओ, चेंज कर दिए ना। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में इतना ही ध्यान रखना यार कि चेंज करना, कोई भारी चीज नहीं करना है ना। हर चैप्टर कुछ ना कुछ सिखाता है तो वो हमें ध्यान रखना है। बाई और बाई कितने बाई हो जाएंगे? 2 बाई। 14 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 10। ठीक है, ये जो साइन है इसके ये भूल जाना, जो हमने बनाए हैं वो होंगे अब नीचे वाले के साइन। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 10/2 क्या होगा? 2 5 या 10। देखो बाई की वैल्यू 5 आ गई, इतनी आसानी से आ गई एलिमिनेशन मेथड से। चलो अब बाई की वैल्यू तुम्हारी मर्जी कहाँ रखना, 1 में 2 में, जहां रखोगे वहां आंसर आएगा। ये कोई कहीं लिखा नहीं गया कि एक ही में रखो, आप रख के देखो, एक में रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, 2 में रखोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, मैं एक में रख देता हूँ। चलो पहली इक्वेशन क्या है? ये है एक्स, वाई की वैल्यू क्या है? 5, एक्स 14 माइनस 5 बराबर एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 9 ही आ गया आपका। देखो वो उस मेथड से भी वही आया, इस मेथड से भी वही आया, चेक करने का तरीका भी आपको मिल गया। और क्या मिला आपको? आप यहाँ पे ना रखते वाई की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में रखते तो भी आता। देखो एक्स जगह में एक्स रहता, वाई की जगह -5 रहता, -5 उस तरफ जाता प्लस का हो जाता, तो 4 + 5 क्या हो जाता? 9, तो भी 9 आता। तो ये कहीं लिखा नहीं गया कि इसी इक्वेशन में रखो। इतना थोड़ी हमें याद रहेगा यार कि हम किस इक्वेशन में रखना है, ये हम याद करके जाएं। तो अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो आप कहीं पे भी रखोगे आपका आंसर आएगा। आप चेक करके देख लो, अगर गलत कर रहे हो तो आंसर नहीं आता। हाँ अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप गलती कर रहे हो, इस बात में भी ध्यान दें। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट करते हैं तो हम आगे 3.1 3.2 3.3 बिल्कुल इसी तरीके से करा देंगे, आपसे बनेंगे इस बात की गारंटी। आप तो ये कहेंगे कि इसी चैप्टर से सवाल आए, इतनी आसान कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, बोर्ड पेपर में इस वाले चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक बड़ा वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।